सारा आकाश का 10वां चैप्टर। मुन्नी के कारण उस दिन समर सिनेमा न जा सका। 2-3 दिन बाद समर, दिवाकर तथा उसकी पत्नी किरण सिनेमा गए। लौटते समय दिवाकर तथा समर साथ साथ चल रहे थे और किरण थोड़ा हटकर उन दोनों के सामने समर के कपड़े बहुत बेकार लग रहे थे। गांठ लगी चोटी उसने खोलकर बालों में मिला ली थी। एक बार उसके मन में आया यदि उसे कटा ही लिया जाए तो तुरंत उस विचार को उसने मन से निकाल दिया। दिवाकर तथा समर बातचीत करने लगे। जैसे ही दिवाकर ने पूछा कि वह आजकल क्या कर रहा है, समर को भाई साहब की बात याद आ गई। उन्होंने उसे कुछ काम करने के लिए कहा था। काम ढूंढने के लिए दिवाकर से सहायता लेने के लिए भी कहा था। समर ने दिवाकर से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने दिवाकर को बताया कि शायद वह आगे नहीं पढ़ पाएगा। दिवाकर एक अमीर पिता की संतान है। वह रिजल्ट तक का समय किरण के साथ मस्ती से व्यतीत करना चाहता था। किरण प्रभा से मिलना चाहती थी, पर समर ने उसके मायके जाने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। समर को यह देखकर बुरा लगा कि दिवाकर अपने ही सामने अपनी पत्नी किरण से अपनी मां की बुराई सुन रहा था। दिवाकर की जिद के कारण उसने खाना वहीं खाया। घर पहुंचने पर समर को वही 5 घंटे पुरानी बात याद आ गई। बाबूजी प्रभा के छत पर जाकर दाल गिरने की बात से नाराज होकर प्रभा को कोस रहे थे। वह कह रहे थे कि सर्दियों में धूप के बहाने छत पर अनेक लोग खड़े रहते हैं। प्रभा सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी अम्मा ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने प्रभा के चरित्र पर उंगली उठाई। प्रभा ने आंख उठाकर माँ की ओर देखा। बाबूजी पांडे जी की लड़की के भागने की बात कहकर चले गए। माँ ने भाई साहब से सारी बात पूछी। भाभी ने घूंघट उठाते हुए अम्मा से कहा, ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो न कर ले सो थोड़ा है। माँ ने प्रभा के दिल पर चोट करते हुए कहा, इन्हीं लक्षणों के मारे खसम देखता तक नहीं और बहुरानी को चढ़ी है जवानी। लड़का बेचारा खूब सूख कर लकड़ी हुआ जा रहा है। मरे तो मैं तो कल लड़के की दूसरी शादी कर दूं। समर ने सब बातों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी कोठरी की तरफ जाने लगा, लेकिन चलते समय जो कुछ मुन्नी ने कहा था वह सब उसके कानों में गूंज रहे थे। शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता था, पर भीतर बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर वह सिनेमा चला गया था। अब 5 घंटे बाद वह अपने घर के फिर उसी घुटन भरे वातावरण में वापिस आया था। डरते डरते उसने घर का दरवाजा खटखटाया। अमर ने दरवाजा खोला। उसने कहा, भैया तुम कहाँ चले गए थे? सारे घर वाले नाराज थे। सभी को फिक्र हो गई थी कि जाने कहाँ चले गए। मार्च का महीना समाप्ति पर था। ठंड कम हो गई थी। उन दिनों किवाड़ खोलकर अंदर ही सोया जाता था। समय 11:30 या 11:45 का रहा होगा। समर को प्यास लगी थी। चारों तरफ देखा, पानी कहीं भी नहीं था। आज पता नहीं क्यों उसके लिए खाना पानी नहीं रखा गया था। प्रभा अपना काम कभी भूलती नहीं थी। पानी ऊपर छत के दूसरे सिरे पर दीवार में निकले हुए पत्थर पर जरा सी आड़ में रखा रहता था। वह वहां पानी लेने गया तो देखा सामने दीवार से लगा सफेद सफेद कपड़े पहने कोई बैठा था। यहाँ रात के 12 बजे प्रभा भयंकर ओस और पाले में अकेली बैठी रो रही थी। पानी लेते हुए समर के मन में यह सवाल टकरा रहा था कि आखिर यह इस समय यहाँ क्यों बैठी है। समर पानी पीकर लौटकर बिस्तर पे लेटे लेटे करवटें बदलता रह रहकर उससे उसका मन सवाल करता कि आखिर रात के 12 बजे यूं अकेले में बैठी यह रो क्यों रही है। रोने की कोई और जगह नहीं मिली, मगर आश्चर्य यह था कि बड़ी बड़ी बातें हुई थी। न तो किसी ने बताया कि वह रोई थी और न उसने ही उसे रोते हुए देखा। उसने सोचा कि इस बात में उसे सिर खपाने की
क्या जरूरत है। तभी भीतर की गहराई से आत्मा ने धिक्कारा, छी, नीचता की भी कोई सीमा होती है। उसके मन में उल्टी सीधी बातें आती रही। सिनेमा में बारूद से पहाड़ उड़ाने का दृश्य देखा। घायल, भीत, घबराए स्त्री पुरुष चीख चीख कर भीषण कोलाहल मचाते इधर उधर भागे चले जा रहे हैं। यह शोर इतना घना और ऊंचा है कि एक बात भी सुनाई नहीं दे रही। इस कोलाहल में एक दो बात ही वह सुन रहा था, जैसे सहतीर के नीचे दबी मुन्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, भैया भाभी से बोली। दूसरी आवाज उसकी अपनी थी, जो किसी घुटी जगह से आ रही थी। नहीं, अभी तो वह अपने घर है, जब आएगी तो जरूर मिलाऊंगा। मन में यह आवाज लगातार गूंज रही थी कि बाहर ओस में रात के 12 बजे एकांत में बैठा कोई रो रहा था। इन सबको भूलकर समर ने सोने का प्रयत्न किया। समर उसे लगा कि कोई मकड़े की तरह अपने पंजे गड़ाए उसकी छाती पर जमा बैठा है। वह इस द्वंद्व और उद्वेलित की तूफानी लहरों पर झूलता रहा, कभी तंद्री अवस्था में और कभी सचेत जागते हुए। उससे नहीं रहा जा रहा था। वह धीरे से उठा, फिर आत्मसम्मान आड़े आ गया, लेकिन उसे एक ओर हटाकर समर बाहर निकल गया। वह झिझक रहा था, सीधे पास नहीं गया, पानी की तरफ चला गया। चांदनी अभी भी वैसी ही चटकीली थी। थोड़ा सा पानी बिना प्यास के पिया और प्रभा के सामने थोड़ी देर आकर ठिठक गया। वह उसकी उपस्थिति से बेखबर सी रोती रही, चुप, न हिली न डुली। समझ नहीं आया कि क्या करे। धीरे धीरे लौटने लगा। पाँव मन के भारी हो गए थे, उठ ही नहीं रहे थे। आखिर फिर मुड़कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद फंसे गले से फटी सी आवाज निकली, आधी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रही हो। प्रभा ने सिर ऊपर उठाकर देखा, वह रो रही थी। वह दुगने वेग से रोने लगी। समर को अपनी उपस्थिति व्यर्थ, अनावश्यक तथा अपमानजनक लगने लगी। उसने कड़वे शब्दों में कहा, सुबह रो लीजिए न, ओस में तबीयत खराब हो जाएगी, अब रात काफी हो गई है। पहली बार उसने उत्तर दिया कि उसे क्या, वह जाकर सो जाए। 1 साल से कभी उसके मरने जीने की चिंता हुई। उसने सीधा समर की आंखों में देखा। उसकी दृष्टि ने समर के कड़कड़ को भेद दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति खींच ली गई हो। टूटा हुआ सा वह धम्म से उसके सामने बैठ गया और उसने बेजान हाथों को अपने कंधों पर रख कर कहा, प्रभा, तुम मुझसे नाराज हो। वह पति के कंधे झंझोड़ती हुए बोली, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर किया है मैंने तुम्हारा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, मैं चूं नहीं करूँगी। तुम शौक से दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे बताओ तो सही। उसके शरीर का रोमा रोमा मानो पिघल कर फूट पड़ना चाहने लगा। वह सिसक रही थी, पत्ती की तरह कांप रही थी। समर को भी कहाँ होश था, वह उससे भी जोर से रो रहा था। बर्फ जैसे जमे पड़े हृदय की एक एक चट्टान गल गल कर आंसुओं के फव्वारों की तरह निकली पड़ रही थी। एक दूसरे से लिपटे दोनों रो रहे थे, बेहोश और बेसुध। समर को याद आ रहा था कि किस तरह किसी की इकलौती बच्ची पर उसने अत्याचार किए, कितनी यातनाएं दी। उसका यहाँ कौन था जिससे वह अपने मन का हाल कहती। तब उन बरछों की चोट से रुलाई दुगनी चौगनी होकर उमड़ने लगती। उसने कभी यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि उसके भी जान है। एक बार भी नहीं सोचा कि वह किस बूते पर नौकरों की तरह रात दिन खटती है। उनकी खरीदी हुई गुलाम तो है नहीं। समर के मन में छत से कूदकर आत्महत्या करने की बात आ रही थी। दोनों जाने कब तक वैसे ही लिपटे रोते रहे। आवेश रुकने का नाम ही नहीं लेता था। समर को लगा कि जैसे काफी समय तक प्रभा को अपने होश ही नहीं था। वह प्रभा को अपनी बातों
में भरकर कमरे में ले गया। उसे लगा जैसे जलते मकान के बीच से कड़ियों की दीवारों के ढेर के नीचे से निकाल कर ला रहा है और जगह जगह से उसका शरीर झुलस गया है, कपड़े जल गए हैं। पूरी रात वे दोनों सो नहीं सके। काऊ काऊ कहीं काऊ कौवे बोलने लगे। सुबह किसी के जागने से पहले ही वह उठकर चली गई। जाते हुए दूसरी ओर मुंह करके बस इतना ही कहा कि उसे एक पोस्टकार्ड ला दो। बहुत दिनों से माँ को लिखना चाह रही थी पर पैसे नहीं थे। समर सोचने लगा कि रोशनी में वे दोनों एक दूसरे का मुंह कैसे देखेंगे।